नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं दो महत्वपूर्ण समाचारों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। कल दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी के झींगा मस्ती की बात है। झींगा मस्ती शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि आपने देखा किस प्रकार चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा मुख्यालय की ओर कूच करने का प्रयास किया था, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर प्रदर्शन करने की रणनीति तय की थी। इसको लेकर कई बार पूरे दिल्ली में बवाल सा मचा रहा। इसके बाद दिल्ली की राजनीति में क्राइम ब्रांच का भी प्रादुर्भाव हुआ, उसके भी चरण इसमें पड़े। वो मत इसलिए क्योंकि आप सभी लोगों को ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल और शिक्षा मंत्री आतिशी ने जिस प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाई थी कि उनके 7 विधायकों को खरीदा जा रहा है और उन पर ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है और 25-25 करोड़ रुपया उन्हें खरीदने की का स्पष्ट तौर पर आरोप खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया गया। तभी से यह तय माना जा रहा था कि निश्चित तौर पर यह चुनावी काल में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर कोई न कोई कार्रवाई की। वो कार्रवाई हुई और कमिश्नर से भारतीय जनता पार्टी के नेता मिले प्रदेश अध्यक्ष की वीरेंद्र सचदेवा के अगुवाई में, जिसमें कि दिल्ली के सांसद भी शामिल थे। तो उसी पर कल ही उनकी टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पर नोटिस देने गई थी, लेकिन उनकी नोटिस न लेने के बाद आज फिर से क्राइम ब्रांच की टीम उनके आवास पर गई। उनके साथ उनके एसीपी भी नेतृत्व टीम का कर रहे थे, लेकिन घंटों के झींगा मस्ती के बाद कई बार ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री के आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मियों का क्राइम ब्रांच की टीम से टकराव हो सकता है, लेकिन आखिर दोनों ही पुलिस बल दिल्ली पुलिस के अधीन हैं, तो ऐसा टकराव तो नहीं हुआ। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आई जिसमें कि ऐसा लगा कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, लेकिन फिर बाद में मुख्यमंत्री सचिवालय को एक तरह से ये बताया गया कि उनको नोटिस दे दिया गया है, जिसमें कि ये बात बताने की अपेक्षा की गई है कि आखिर जिन 7 विधायकों पर ऑपरेशन लोटस का आरोप है, उन विधायकों के नाम क्या हैं और क्या सबूत है। क्या आपके पास फोनिक टेप हैं या किस प्रकार आपके विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। तो कल यही एसीबी की टीम शिक्षा मंत्री आतिशी के आवास पर भी पहुंचकर नोटिस देने की प्रक्रिया पूरी करेगी। निश्चित तौर पर क्योंकि इस समय चुनावी काल में देश चल रहा है, तो इस प्रकार कोई भी ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर लेने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए संभवतः ये कार्रवाई की गई है। हालांकि केजरीवाल दिल्ली पुलिस की निष्पक्षता आप पर सवाल उठा सकते हैं, आम आदमी जो है वो भी इस प्रकार के सवाल उठा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से ये दर्शाने का प्रयास करेंगे कि केजरीवाल देश के कानून को नहीं मानते, वो ईडी के नोटिस को नहीं मानते, उन नोटिस के बावजूद वो पूछताछ को नहीं पहुंचते। और जो दूसरी क्राइम ब्रांच की टीम है जिसका कि ऑपरेशन लोटस का
खुद ही जिन्होंने आरोप लगाया और वो ही सबूत देने को तैयार नहीं, लिहाजा यहाँ जो परसेप्शन गढ़ने का दिल्ली में प्रयास कर रहा। आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में इतनी कोशिशों के बाद राज्य में उनका प्रवेश भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो पाया, जिसका मलाल प्रधानमंत्री समेत गृह मंत्री को हरदम रहता है। यहाँ तक कि जो 15 वर्षों से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, वो भी इस बार ख़त्म हो गया। वहाँ भी अब आम आदमी पार्टी के मेयर बैठे हुए हैं। तो लिहाजा ये परसेप्शन का खेल है और निश्चित तौर पर ये खेल अभी और लंबे चलने की संभावना है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर बिहार से है, जहाँ नीतीश को अपने पाले में लाने के बाद ये तय माना जा रहा था कि नीतीश को अब उतनी छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि नीतीश का संबंध उनसे भी बिगड़ रहा था। इंडिया गठबंधन से संबंध बिगड़ने के बाद जब नीतीश आए थे तो वो कोई बार्गेनिंग के स्थिति में नहीं थे, और जहाँ की प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो सम्राट चौधरी हों या संगठन के लोग हों, वो ये चाहते थे कि नीतीश पर कुछ अंकुश लगे, क्योंकि जिस प्रकार नीतीश राजद से गठबंधन के दौरान लांछित करते रहे, पूरे पार्टी को कटघरे में खड़ा करते रहे, उससे निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति बनी थी कि प्रदेश के नेता असहज महसूस करते थे। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि अब तो उस समय ये बात छन छन कर निकल रही थी कि अब की बार जो नीतीश आए जरूर हैं, लेकिन संभवतः उनको इतनी छूट नहीं दी जाएगी। यहाँ तक कि उनके विभाग गृह आदि ले लिए जाएंगे। लेकिन आज विभागों के बंटवारे में नीतीश के पास फिर से गृह विभाग है, और यहाँ तक कि शिक्षा विभाग जो कि राजद के पास था, उसको भी नीतीश लेने में, अपने पाले में खींचने में सफल रहे हैं। इस प्रकार तो देखा जाए कि जिस दबाव की बात, उसकी बात ये कही जा रही थी कि नीतीश मजबूरी में एनडीए के तरफ लौट कर आए हैं, वो मजबूरी संभवतः विभाग बंटवारे में नहीं दिखी। जो इसका कि दावा किया जा रहा था कि नीतीश पर अब वो ताकत नहीं बची है, लेकिन अपने विभागों के बंटवारे में जिस प्रकार नीतीश ने अपना हाथ ऊंचा रखा, उससे इस बात को बल मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी ज़रूरत नीतीश को एनडीए की थी, बदलती परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी अगर अपना पिछला प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में दोहराना चाहती है, उतनी ही ज़रूरत नीतीश की भाजपा को भी है, क्योंकि भाजपा लड़ने के मूड में नहीं दिखती। भले ही छठवैया नेता या कोई मंत्री या कोई विधायक नीतीश के बारे में भले ही सवाल जवाब करे, लेकिन आप तय मानिए नीतीश से जो समझौता हुआ है वो उच्च स्तर पर हुआ है, और उच्च स्तर के खिलाफ जाने की ना तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री में ये ताकत है, और न ही वहाँ स्थानीय लोगों की ताकत इतनी है कि वो नीतीश सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकें या नीतीश बाबू के खिलाफ बोल सकें। खैर, ये दो समाचार अति महत्वपूर्ण थे जिसको मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। कल फिर किसी मुद्दे के साथ हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप हमें इस बात की भी क्षमा देंगे कि मैंने ये सही बात जो मैंने अपने ये जो विश्लेषण आपके समक्ष रखना मैंने ज़रूरी समझा। मैंने अपनी ड्यूटी समझकर आपके सामने ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, एक देश की राजधानी से जुड़ा हुआ है और दूसरा इंडिया गठबंधन के शिल्पकार नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे आपके समक्ष मैंने रखे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।